नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल जीके एजुकेशन पे। दोस्तों, रेगुलर की तरह आज भी हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे साइंस के। तो आप अपना टेस्ट लगाइए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये आपका सजेशन कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। ये क्लास को लाइक कीजिएगा दोस्तों, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। ये आपको और भी अच्छी अच्छी क्लास प्रोवाइड इसी चैनल पर करवाऊँगा। तो आपका टेस्ट लगाइए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। लाइक करना ना भूले दोस्तों। ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप हर एक क्लास अटेंड कर पाएंगे। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो इसका उत्तर है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड है जो पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य संरचनात्मक घटक होता है। यह अनेक बीटा ग्लूकोज अणुओं से जुड़ने से बना प्राकृतिक बहुलक है। सेलुलोज पौधों को मजबूती और सहारा प्रदान करता है तथा मनुष्य के लिए यह आहार रेशा का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिका से। लैंगरहैंस की दीपिका अग्नाशय के बहिस्राव भाग एवं आर्सनी के बीच पाई जाती है। यह दीपिका रक्त कोशिकाओं से समृद्ध होती है, इसलिए हार्मोन सीधे रक्त में मिल जाते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का भाग है। बीटा कोशिका स्रावित करता है इंसुलिन। कार्य रक्त में ग्लूकोज कम करती है। फिर अल्फा कोशिका स्रावित करती है ग्लूकोगान और कार्य रक्त में ग्लूकोज बढ़ाती है दोस्तों, अल्फा कोशिका। फिर है डेल्टा कोशिका स्रावित करती है सोमेटोस्टेनिन हार्मोन एवं कार्य है इंसुलिन व ग्लूकोगान के स्राव को नियंत्रित करती है। फिर है पैंक्रियाटिक कोशिका स्रावित करती है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन एवं कार्य है अग्नाशय स्राव को नियमित करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने की थी? तो लेमार्क वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए दो परस्पर पूरक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। यह दाएं दिशा में कुंडलित होता है। प्रत्येक चक्र में लगभग 10 युग्मक होते हैं। दो लगातार युग्मों के बीच दूरी 0.34 नैनोमीटर होती है। एक चक्र की लंबाई 3.4 नैनोमीटर होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले दोस्तों। पेनिसिलिन जो कि पहला एंटीबायोटिक था, किससे प्राप्त किया गया था? तो पेनिसिलिन जो कि पहला एंटीबायोटिक था, वो एक कवक से प्राप्त किया गया था। तो इसका उत्तर कवक होगा। पेनिसिलिन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति सेल वॉल के निर्माण को रोकती है। पेनिसिलिन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति सेल वॉल के निर्माण को रोकती है। यह एंजाइम ट्रांसपेप्टिडेज को अवरोधित करती है। परिणाम स्वरूप कोशिका भित्ति कमजोर हो जाती है और बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है। बीटा लैक्टम वलय एवं पेनिसिलिन की एंटीबायोटिक क्रिया के लिए आवश्यक है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो 4 गुनी। किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो इसका अर्थ है कि वह वस्तु पहले की तुलना में उसी समय में दुगनी दूरी तय करती है। यह उतना ही दूरी आधे समय में तय कर सकती है। वेग का सूत्र है वेग बराबर दूरी भागित समय। यदि समय समान रहे और वेग से बढ़ा कर दिया जाए तो दूरी भी दुगनी हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो 0। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, 0, इसलिए इसे परिपथ में वोल्टेज की कोई हानि नहीं होती और यह परिपथ की धारा को बिना बाधा के मापता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध बराबर 0 ओम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था परमाणु क्रमांक के परमाणु क्रमांक में दोस्तों नाभिक पाया जाता है एवं नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। नाभिक में प्रोटॉन को हम P पॉजिटिव से दर्शाते हैं एवं न्यूट्रॉन को N नेगेटिव से दर्शाते हैं दोस्तों। एवं परमाणु क्रमांक के इर्द गिर्द दोस्तों, नाभिक के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु क्रमांक Z बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या एवं Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या। उदाहरण है कार्बन C के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर 6, अतः परमाणु क्रमांक भी 6। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। प्रदूषण का उत्सर्जन कारखानों, वाहनों एवं बिजली घरों से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस से वायु में उत्सर्जित होती है। रासायनिक अभिक्रिया में ये गैसें वायुमंडल में जल वाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अम्लीय वर्षा का निर्माण, ये अम्ल वाष्प के रूप में बादलों में घुल जाते हैं और वर्षा के द्वारा धरती पर गिरते हैं। प्रभाव इनका अम्लीय वर्षा से मिट्टी, जल, पौधे, जलीय जीव एवं इमारतों और स्मारकों को हानि पहुंचती है। एवं इससे जलाशयों का pH कम होता है, जलीय जीवों को हानि पहुंचती है। ये पौधों और मिट्टी की उर्वरकता कम होती है, पौधों को नुकसान होता है एवं इमारतों को, स्मारकों को क्षति होती है। अम्लीय वर्षा पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसलिए प्रदूषण को कम करना आवश्यक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है? तो ऊर्ध्वपातन। जब कोई ठोस पदार्थ बिना पिघले द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण है दोस्तों, कपूर, नेपथलीन व आयोडीन। ठोस बिना पिघले गैस में कन्वर्ट हो जाना ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस या CNG का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन। बायोगैस या गोबर, जैविक कचरे आदि के अपघटक से बनती है। एवं बायोगैस की संरचना है मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 व कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2। यह अन्य गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड एवं नाइट्रोजन सल्फाइड, जलवाष्प आदि 5 से 10%। मीथेन एक ज्वलनशील गैस है जो स्वच्छ, कम प्रदूषणकारी और ऊर्जा स्रोत है। फिर है दोस्तों CNG, यह प्राकृतिक गैस का संपीड़ित रूप है। CNG की संरचना है मीथेन CH4 एवं एथेन C2H6। प्रोपेन का सूत्र है दोस्तों C3H8। एवं अन्य गैस से मिलकर CNG का निर्माण होता है। बायोगैस हो या CNG, दोनों का मुख्य घटक मीथेन होता है। CH4 गैस जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास को लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों, एवं अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा क्लास की लिंक को,
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए दोस्तों।